नमस्कार। राष्ट्र प्रथम में मैं मयूर जानी आप सबका स्वागत कर रहा हूं और हमारा कार्यक्रम जो है राष्ट्र संवाद वो हम हालांकि 11:30 बजे करते हैं, लेकिन आज 1 घंटे का कर रहे हैं। और आज हम आपके समक्ष कुछ ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसको लेकर हो सकता है कि आप सभी जो हैं एक गहरी सोच में आप पड़ जाएं और आपको ये भी समझना ज़रूरी हो जाए कि आखिरकार गुजरात पिछले 1 साल से जो ड्रग ट्रैफिकिंग का एक हब बन चुका है, जहां हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग पकड़ा जा रहा है, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ रुपए का ड्रग जो नहीं पकड़ा गया वो गुजरात से होकर ही पूरे देश में उसको घुसाया गया है। इस बारे में जब हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो हमारे हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें लगी हैं जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये इसका उद्देश्य कोई सनसनी खेज जो है सनसनी मचाना ये सब करना नहीं है, लेकिन आपके समक्ष उस चीज़ को प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है जो हमारे हाथ लगा है। वो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि हम जो है 2 चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं। एक आप बिल्कुल विजुअल में देख पाएंगे कि एक बेल पिटीशन है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है गुजरात का, जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा था इस आरोप में कि उसके पास से नशीले पदार्थ मिले थे, उसने गुजरात हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन की है। उस एप्लीकेशन में एक जगह पे उन्होंने जो बेल के ग्राउंड के लिए जो लिखा है हाईकोर्ट में, वो ये लिखा है कि एक आईओ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है नारकोटिक्स जो अहमदाबाद ऑफिस में बैठते हैं, उन्होंने फर्जी केस बनाया है उन पर और उनके साथ जिनको सह आरोपी बनाया था उनसे 25 से 30 लाख रुपए लिए हैं और अगर वो पैसा दे दे तो उनको भी जो है इसमें राहत मिल जाएगी। तो वो एक दृश्य जो है उस बेल पिटीशन का आपको हमारे स्क्रीन पे बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ देर के बाद हम आपको कुछ एक ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। हम ही कर रहे हैं कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें एक आवाज़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अहमदाबाद ऑफिस के जांच अधिकारी की है। ये दावा नहीं है हमारा, लेकिन हम ये मांग जरूर करते हैं कि इसका पूरी तरह से इसकी फॉरेंसिक जांच की जाए और इसके ऊपर जो है अगर जांच के बाद अगर आवाज़ उसी अधिकारी की निकलती है तो इस पर फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि गुजरात में इस जहर को बेचने और बेचने की फैसिलिटी देने के लिए अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है और उसके अधिकारी शामिल है तो उससे बड़ी खतरनाक बात जो है हमारे लिए कोई हो नहीं सकती है। तो हम वो भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र संवाद में। नमस्कार। अब आज हम संवाद करने जा रहे हैं अशोक जी, गुजरात में हमको जो समझ में आ रहा है, हमारे पास जो कुछ तथ्य आए हैं, जैसे हमने कहा कि हम ये कह नहीं सकते कि ये वही उन्हीं की आवाज़ है, लेकिन हमको जहाँ से वो खबर मिली है वो सोर्स जो है वो हमको हम उस पूरी स्थितियों के बारे में जानते हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये बड़ा गंभीर मामला है और इस ऑडियो क्लिप की जांच होनी चाहिए। तो अशोक जी, मैं चाहता हूं कि पहले हम वो ऑडियो क्लिप सुने जो कथित रूप से एक एनसीबी के अहमदाबाद ऑफिस के जांच अधिकारी है जूनियर लेवल के और एक ड्रग डीलर है, इन दोनों के बीच की बात है। तो पहले इस बातचीत को सुन लिया जाए। हाँ सर। हाँ, कह रहा हूँ बात कर लिया था मैंने। ठीक है, उतना नहीं हो जाएगा, लेकिन वो बोले सर ने करवा लो। दूसरा क्या डॉक्यूमेंट कब भिजवाओगे, ये वाले जो बाकी रह गए? कौन सा डॉक्यूमेंट? वो सर्टिफिकेट तो मैंने दे दिया ना व्हाट्सएप पे दोनों। नहीं, वो ठीक है। हाँ, मैंने वो बोला था ना कि मुझे तैयार करके दे देना जुलाई के डेट का। पर सर वो थोड़ा गलत नहीं हो जाएगा वो फोर्जरी करने का वापस उसके लिए? नहीं, वो तो आप कहाँ भेजने वाले हैं? पर वो भी ठीक है, आप भेजने कहीं नहीं वाले हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते कि भाई उसको पेंडिंग ही रहना, उसको वो कुछ अभी मैंने जो दिया है बराबर वो आप दीजिए। अगर कुछ भी इश्यू आता है तो मैं बाद में कुछ करेंगे। वो अभी क्या है सर, वो फोर्जरी करने का मुझे वापस डर लग रहा है इसके लिए, बाकी और कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ और एसीएस वाले से मैं एक बार बात करता हूँ। अगर वो दे देता है ना डाटा, हाँ ये वाला दिख जाए बराबर, मतलब है ना जो एप्लीकेशन तुम्हारी है। हाँ हाँ हाँ, मैं उसका सोच रहा था कि वो रिकॉर्ड पे रख के करवा देंगे बराबर। और इसमें थोड़ा मतलब इसको मतलब क्लोजर में सर ने बोला है कि थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, बोल देना, मतलब वो टेंशन नहीं लेंगे।
कि मैं क्या आगे से डीडीजी से अप्रूवल लेना पड़ता है। बराबर। रीसैंपलिंग के लिए मैं रीटेस्टिंग के लिए अप्लाई करूंगा कोर्ट में, कोर्ट परमिशन देगा नहीं। मुझे पता है कि 3 सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं। बराबर। तो वो देगा नहीं, लेकिन मैं उसमें एप्लीकेशन पेपर पे करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तीनों सैंपल नेगेटिव आ गए? तीसरे वाले में क्लियर कट उसने लिखा नहीं है। अच्छा। कुछ बराबर। कल ही आया है उसका भी। बराबर बराबर। तो वो मैंने बोला है उसको कि मतलब आप लिख के दो, फिर मैं कोर्ट में लगाऊंगा, क्योंकि वो डायरेक्शन ऊपर से आ गया है कि आप टेस्टिंग में जाओ। बराबर। तो वैसे लास्ट जिसमें एक डाउट वाला था उसमें भी उन्होंने परमिशन नहीं दिया था कोर्ट में, तो इसमें भी नहीं देगा। वो मैं बोल दूंगा जैसा कर रहा हूँ आप देना नहीं। और ये सब प्रोसीजर में 1-2 महीने का टाइम लग जाएगा। बराबर बराबर। ठीक है। और उधर नहीं करेंगे वो, अगर करेंगे भी हम लोग तो एडजस्ट करेंगे, वहां तक जाएगा नहीं। बराबर बराबर। और जो भी है वो मैनेज कर लेंगे। वो कितने में फिर हुआ वो? मुझे तो वो क्लियर, मैंने 5 बोला था। बराबर। वही जो मैं लास्ट बोला था ना आपको। सर उतना तक मत करिए, मेरे पास है नहीं उतना इसके लिए, और नहीं तो मैं दे देता आपको। मैंने वो बोल दिया है उनको। आपने लास्ट में 7 बोला था हमको और मैं 10 बोल के आया था। 10 लाख सर बहुत होता है इसके लिए, मेरे पास इतना इंतजाम और टाइम भी मुझे चाहिए। अभी मैं अभी वो एक काम आप वही करना कि मैं जो सर आप बोलिए। तो थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। वो मैंने बोल दिया था कि टाइम थोड़ा लगेगा उनको। हाँ तो टाइम ले लीजिएगा, लेकिन बात वही थी ना कि तो उससे कम में नहीं लग रहा था, इसे मैं लास्ट वो बोल के आया था। क्योंकि मैं वो 5 लाख बोल रहा भी टाइम, तो मैं आपको बोल रहा था कि सर टाइम का सच में उस दिन फाइल दिया था पर्सनल लोन के लिए, उसमें किया ना, उससे आधा भी नहीं मिल रहा है अभी। दिक्कत ये है इसके लिए। चलो ठीक है सर, मुझे 2-3 दिन एक बार थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सामने से फोन करता हूँ आपको और उस हिसाब से आगे करेंगे। क्योंकि क्लोजर में तो अभी आप बता रहे हो वैसे। हाँ 1-2 हफ्ते में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो 1-2 दिन वैसे भी उसमें आप बोल रहे हो 1-2 महीना लगने वाला है क्लोजर में। बराबर। हाँ वो थोड़ा सा टाइम हम लगाएंगे, मतलब डिले दिखाना ही हमको। बराबर। चलिए ठीक है। बराबर। हमको आगे वाला भी मैनेज करना है ना इसके लिए। क्योंकि सर डॉक्यूमेंट में क्या है कि मैं गलत कुछ करूंगा वो फोर्जरी हो जाएगा। बराबर। एक तो नया लाइसेंस है। हाँ वो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है इसके लिए। और बाकी मेरा कोई लेटर एड होता, मेरा कंपनी का कुछ होता तो मैं आगे पीछे कुछ कर सकता हूँ। ठीक है चलो कोई नहीं, वो तो मैं देख लूंगा। एक एपीआई वाला अगर वो दिख जाए ना कहीं पे, अगर वो एप्लीकेशन का कॉपी हो या कुछ ऐसा सर हो, उसमें जब एप्लीकेशन करते हैं ना तो उसमें मतलब जितनी भी इंडिया में कमोडिटी है ना उसका एक साथ में आता है। चलो इंजीनियरिंग आइटम तो इंजीनियरिंग आइटम, फार्मास्यूटिकल आइटम तो फार्मास्यूटिकल आइटम, प्लास्टिक आइटम तो प्लास्टिक आइटम, वो हर एक पे हम लोग टिक कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग हर एक पे टिक करते हैं ताकि क्या हो, ट्रेडिंग में क्या फार्मास्यूटिकल भी आ सकता है, कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट भी आता है, कभी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी आता है, कभी कंप्यूटर का पार्ट्स भी आता है। नहीं तो वही जो टिक वाला है ना, हाँ जो टिक है, हाँ वो थोड़ा सा मैं मेरे एंड से ना सर कल कोशिश करूंगा उसमें लॉगिन करने के बाद मुझे कितना इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपको एक बार कल मैं ट्राई करता हूँ। जितना मिल सकता है, हाँ जितना मिल सकता है उतना दे देना। मैं कल उसके पीछे भी रीजन है कि मैं अभी स्टेटमेंट लेके आया हूँ, मैं अकेला आया था। बराबर। तो थोड़ा सा वो दिखे ना चीजों फाइल पे, इसलिए मतलब डिले कर रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। हाँ बराबर। ठीक है, मैं कल सर लॉगिन करके हाँ बाकी वो वाला काम आप करवा दीजिएगा, जैसे होता है आपके पास बता दीजिएगा तो फिर उससे करवा देंगे। उसमें सर थोड़ा सा करिए, मेरा रखिए सर, उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है इस अमाउंट। इसमें मैंने मतलब बोल दिया है, आप मत बोलिए। अगर बोला नहीं, मैं एक्चुअली लास्ट देखो उसमें अब इससे नीचे फिर वो सही नहीं लगता है। और इसमें ये नहीं मतलब आप आइएगा सामने से पूछ लीजिएगा, मतलब बीच का नहीं है कुछ। फिर भी सर मैं ये कल आपको दे देता हूँ डॉक्यूमेंट वाला। सर ने बोला भी है कि एक बार मिलना तो चाहेंगे हम, सर हो जाए उसके बाद आएंगे, लेकिन हाँ वो क्लोजर हो जाए, इसका खत्म हो जाए, उसके बाद मैं 100% आके मिलूंगा सर को। बराबर। बराबर। मैंने बोला है कि सर उन्होंने एक एश्योरेंस दिया है कि केस करा देंगे वो 2-4,
देंगे। बोले ठीक है चलो हम यही मान लेते हैं। वो तो आपके पास भी सर उसका प्रूफ है, मैंने जितना एक इन्फॉर्मेशन एक दिया था आपको बराबर रिसेंटली। अभी आगे अच्छा कैसे? उसमें अगर कुछ आगे निकलता है अगर कुछ तो बताइएगा, मतलब कुछ अगर है डेवलपमेंट तो। नहीं की चीजें मैंने उस दिन भी बताया था सर कि अगर आप ऑन रिकॉर्ड बराबर वो सब करिए, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे एंड से चाहिए तो मैं कर दूंगा। डायरेक्टर वगैरह के नंबर नहीं मिल सकते? कोशिश करता हूँ सर, 1-2-3 दिन का टाइम दीजिए। डायरेक्टर्स के अगर हाँ नहीं टाइम तो अपने हिसाब से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना जल्दी नहीं है। हाँ अच्छा केस करना है, थोड़ा टाइम ले लो। हाँ नहीं बराबर है, वो जल्दबाजी में फिर पता चल जाएगा तो सब कुछ बंद कर देगा। इतना जल्दी नहीं है। हाँ इतना जल्दी नहीं है, जब तो थोड़ा सा बता दीजिए। चलो ठीक है। इसका मैं सर कल लॉगिन करके क्या निकलता है, स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट कुछ भी निकलता है ना, कल मैं आपको सेंड कर दूँ बराबर। और इसका थोड़ा 1-2 दिन का मुझे टाइम दीजिए सर, पक्का बोलने के वो पैसे का, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है और टाइम भी लगेगा इसके लिए। टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें कम मत कीजिए। उसी के लिए एक रिक्वेस्ट है, अभी और 2-3 दिन का टाइम दीजिए मुझे एक बार सोचने के लिए बराबर। मुझे भी, मैं अकेला हूँ कमाने वाला भी, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है और ना मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना बड़ा है कि मैं आप टाइम ले लीजिए, टाइम ले लीजिएगा, टाइम कोई सुनिए। हाँ जो भी हो सर, अकेला हूँ, 1 मैन आर्मी हूँ, मुझे ना पिताजी को बोलना है ना भाई को बोलना है, जो करना है मुझे करना है बराबर। तो इसके लिए और कुछ नहीं। बाकी अगर कुछ आप कीजिएगा तो लीजिएगा पहले। हाँ नहीं मैं आपसे फोन कर दूंगा, मैं आपको बोलूंगा बराबर। ओके सर, ठीक है, मैं फोन करता हूँ कल करके, फिर 2-3 दिन बाद बात करते हैं बराबर। ठीक है, ओके सर, ओके। तो जैसे कि आपने सुना अभी बातचीत जो 8 मिनट 33 सेकंड की हुई ये बातचीत, हमारे पास जो ये कॉल रिकॉर्डिंग है ये हमको बताया गया है। एक जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं एनसीबी अहमदाबाद के, और एक ड्रग डीलर है, उसके बीच की है। तो आप सुन रहे थे, उसमें बात हो रही है कि अब 10 बोल दिया है तो 10 करना पड़ेगा, चाहे टाइम तुम कितना भी ले लो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ले लो, लेकिन इससे कम नहीं होगा। और उसके साथ साथ कुछ फॉर्जरी डॉक्यूमेंट फोर्ज करवाने की बात हो रही है, और फिर साहब को बोल दिया है तो वो उससे कम नहीं कर सकते, ये बात भी हो रही है। और इस पूरे 8 साढ़े 8 मिनट की ये जो क्लिपिंग है उसमें आप सुन सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। इसके अलावा भी मैं इस पर हमने जो है, मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमने कल ही जो है जो जोनल डायरेक्टर हैं शैलेंद्र मिश्रा जी, गुजरात के, वहाँ बैठते हैं अहमदाबाद ऑफिस में, उनसे फ़ोन पर जो है इस पर स्पष्टीकरण चाहा था। उनसे हमने फ़ोन पे बात की थी और हमने उनको जब पूछा कि इस तरह के आरोप आपके अफसरों पर लग रहे हैं और हमारे पास कुछ तथ्य आए हैं और हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं। अब जैसे हमने जो है वो आरोपों के बारे में बात करना शुरू किया, वो फ़ोन कट गया। तो जब वो फ़ोन कट गया तब उसके बाद हमने उनको बाकायदा टेक्स्ट मैसेज भी भेजा और उसके साथ साथ उनको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा, लेकिन दोनों में से किसी का जवाब नहीं आया। हमने एक बार और फ़ोन किया लेकिन वो फ़ोन भी कट गया, जो उठाया ही नहीं गया। तो अब इस पूरे मामले में, क्योंकि हम तो चाहते थे कि एनसीबी की ओर से भी उनका पक्ष रखा जाए और हम उनकी बात यहाँ बिल्कुल प्रस्तुत करते, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि उन्होंने बात शायद करना ज़रूरी नहीं समझा। अब इस मुद्दे पर हम अशोक जी, आपने पूरी ये ऑडियो क्लिप सुनी, आप अगर देखें तो ट्विटर आपके पास जो आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हो कि एक बेल पिटीशन है, उसमें एक हमने हाईलाइट किया है पॉइंट कि जो आरोपी है वो कह रहा है कि मुझे फर्जी केस बना के फंसाया गया है और मेरे सह आरोपी जो थे उनके पास से 25-30 लाख रुपए लिए गए हैं। ये फरियाद उसने बेल पिटीशन में तो लिखा ही लिखा है, लेकिन उसकी बीवी ने, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो है, उनको लिखित रूप से फरियाद भी की है। आपसे जानना चाहूंगा क्या आपका मत है इस पूरी बात अभी सुनने के बाद? देखिए मयूर जी, एनबीसी जो है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इसका ब्यूरो नारकोटिक्स का जी, तो ये वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट हमारे देश में। यदि देश के अंदर मतलब गोवा, इन तमाम जगहों पे, दिल्ली, पटना, मतलब छोटे छोटे बी सेंटर, टायर सिटीज में भी ड्रग्स यदि खुलेआम और अवेलेबल है तो इसके मायने हैं ड्रग्स आ रहे हैं। पहला एक रूट हुआ करता था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान, फिर वो
राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए मुंबई जाता था, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता था। रतलाम एक जमाने में हब हुआ करता था, क्योंकि मंदसौर में भी अफीम होती थी, तो वहां की भी अफीम को चोरी होते हुए आ जाती। लेकिन बाद में एक नया रूट डेवलप हुआ, जब से खासकर अफगानिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, रिफाइनरीज थी। एक बात और मैं बता दूं, पाकिस्तान में जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़े नेता बनते से ही उत्तर प्रदेश और यहाँ पे खदानें अपने नाम पे करवा लेते हैं, माइंस अपने नाम पे करवा लेते हैं, वैसे ही वहाँ पे जब भी कोई बड़ा नेता एक बड़े वजूद पे पहुंचता है तो ड्रग की रिफाइनरी अफगानिस्तान बॉर्डर पे डालता है। लेकिन अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पोजीशन टाइट करवा दी तालिबान, तो ड्रग नहीं था, तो फिर प्यूरिफिकेशन का काम इंडिया में होने लगा। इंडिया में बड़ी जगह पे जो छोटे छोटे क्लस्टर में ये होता है, और क्योंकि वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर तकलीफ में आ गई, तो वो भी एक नया रूट खुला गुजरात जो बॉर्डर है सी वहां से बड़ी मात्रा में आ रहा है। पहला रिपोर्ट जो बड़ा शॉकिंग था, वो 3000 किलो का ड्रग पकड़ा गया था अडानी के पोर्ट पे। मतलब अडानी जी ने हाथ ऊपर कर दिए थे, लेकिन लोकल कोर्ट ने फिर अडानी उसमें करवाया। लेकिन मेरी थी वो रॉ ने अफगानिस्तान से ये इंफॉर्मेशन दी थी कि 3 कंटेनर आने वाले हैं। मेरा एक ही कंटेनर है, 2 ने पहले निकल गए। ये निकल कैसे गए? क्या एक्साइज कस्टम ये पूरा डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है? और नेशनल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है एनबीसी, तो उसका तो आपने किस्सा देख ही लिया है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में क्या हुआ। क्योंकि इसके पहले अस्थाना उसके हेड हुआ करते थे, आईपीएस ऑफिसर थे, गुजरात कैडर, और गुजरात में जब थे तो उसने क्या में गदर काटा था। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्स के पास है। यही कारण है कि जब उनको सीबीआई बनाने की बात, तो जिनके खिलाफ केसेस है इसलिए, और जिनके खिलाफ खुद इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इसलिए शायद उन्हें रमन्ना साहब ने तब फुट डाउन किया और वो सीबीआई के डायरेक्टर नहीं बन पाए। उसके बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनाए गए। ये भी दुर्भाग्य है इस देश का कि यदि जो सीबीआई के डायरेक्टर लायक नहीं होता है वो दिल्ली पुलिस में फिर कमिश्नर बन जाता है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन सुशांत सिंह का जब केस हुआ और ये आत्महत्या का मामला अभी तक तय नहीं, ये सब पॉलिटिकल कलर दिया गया उसको, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार थी वो बीजेपी के खिलाफ थी, बीजेपी के विरुद्ध की सरकार थी, इसलिए वहां पे सारी पुलिस और होम एक्टिव हो गई। सुशांत सिंह मर्डर केस तो साइड को रह गया, लेकिन उसमें ड्रग एंगल ढूंढा गया, पूरे इंडस्ट्री का शोषण हुआ, ड्रग पैडलर्स पकड़े गए, लेकिन ड्रग डीलर्स और ड्रग सप्लायर जो बड़े मछलियां हैं उसके ऊपर अभी किसी ने हाथ नहीं डाला, और वो डाल। उसके बाद गोवा में कुछ सीजर हुआ, यही हाल है। उसके बाद शाहरुख खान के लड़के को कैसा गलत फंसाया गया, जो गुजरात में अभी पिटीशन लगी जो आप बता रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया, उसमें तथ्य हो सकते हैं। क्योंकि शाहरुख खान जैसे एक्टर के लड़के को कैसा 25 दिन तक जेल में रगड़ा गया, और अल्टीमेटली क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, ना उसके पास ड्रग मिला, ड्रग वालों से मिला। लेकिन उस टेंडर एज में जब 19-20 का लड़का हो, उसको जेल में रहना पड़े और पूरे समाज उसको एक ड्रग एडिक्ट की तरफ देखे कि ये ड्रग के साथ पकड़ा गया, लेकिन कुछ हुआ तो है। उसके बाद वो समीर वानखड़े जी का ट्रांसफर हुआ, लेकिन समीर वानखड़े के खिलाफ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और वो जो चल रहा था युद्ध के सब, हालांकि डिपार्टमेंट ने उनको क्लीन चिट दी, लेकिन वो कैसी दी क्या दी कि भगवान जाने। लेकिन समीर वानखड़े भी ये जो प्रोडक्ट थे ये अस्थाना जी की प्रोडक्ट, तो इसमें भ्रष्टाचार होता है। सवाल है यदि हमारे कोस्टल खासकर कोस्ट गार्ड और कस्टम्स यदि ढंग से काम करे या हैंड विल ग्लोव नहीं होता। मेरा एक मानना है महीने इस देश में कोई भी गलत काम होता है, जब बैंक में सैकड़ों करोड़ का फ्रॉड होता है, उसमें बैंक के अधिकारी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो नहीं सकता। किसी भी शहर में जब बड़ा क्राइम होता है तो उस क्राइम में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुए बगैर ये हो नहीं सकता। यदि ड्रग का लगातार सीजर हो रहा है
तो ये आई वॉश है, ये एक दूसरे के जो कॉम्पिटिटर है सप्लायर्स, ये एक दूसरे के टिप दे रहे हैं। और जो है और पुलिस दोनों तरफ से करता है, दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि देश को पड़ी नहीं। आज गुजरात में इतने सालों से राम राज्य चल रहा है, 27 सालों से भारतीय जनता डबल इंजन की सरकार पिछले 8 साल से है। केंद्र में भी बीजेपी है, वहां पे भी बीजेपी है, वहां से तो 28 साल से ज्यादा की बीजेपी है। यदि गुजरात में ड्रग सीजन बढ़े तो ये है कि इसमें ड्रग्स आ रहे हैं, ये किसके परमिशन से आ रहे हैं? कोई जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट पोजीशन होती है, जैसा मैंने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे बताया, या पाकिस्तान से इंडिया का ड्रग ट्रैफिकिंग बताया, वो एकदम इतना कमजोर क्यों पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंसियां टाइट हुई है। वो टाइटनेस गुजरात में क्यों नहीं है? क्या वहां का कमाया हुआ पैसा तक जाता है? क्या इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है? क्योंकि जब पंजाब में ड्रग के बड़े पैमाने में बातें हुई तो उसमें बगैर पॉलिटिशियन के आशीर्वाद से ये काम हुए नहीं। इसलिए मैं पॉलिटिशियंस, अधिकारी यानी ब्यूरोक्रेट्स और ड्रग ऑपरेटर्स, इनका एक नेक्सस है, ये ओपन करना जरूरी। अभी आपने जो रिकॉर्डिंग अशोक जी मैं इसलिए ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप हम सब जानते हैं कि ड्रग्स जो है वो बेसिकली सीधा आतंकी संगठनों से, जैसे आप अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, वहां से ये वहां बनता है, वहां ये उगता है, इसका ये क्रॉप उसका बनता है, वहां से प्रोसेस होता है, या अभी तो यहाँ भी प्रोसेस होना शुरू हो गया, रॉ मटेरियल भी आ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो इसलिए बहुत हो जाती है क्योंकि ये तो आतंकियों से ये पैसा वो वही तो उन्हीं को तो फंड होता है पैसा। उसमें दो चीजें, जो मेजर सप्लायर्स है, जो बड़े प्लेयर पे बड़े लेवल पे प्ले करते हैं, वो तो सीधा सीधा आतंक का पैसा है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी तो पनप रहे हैं, यहाँ अधिकारी भी तो पनप रहे हैं। जो अधिकारी आपने बात कर रहा था कि वो पैसे की बात कर रहा था, वो 3 दिन का टाइम मांग रहा था, वो बार बार कह रहा था कि मुझे सोचने का टाइम दो। उनने कहा कि आप टाइम लो लेकिन पैसे की कमी मत करो, जितना मैंने बोला उतना ही दो। ये पैसा आतंकियों को नहीं जा रहा, ये पैसा इन्हीं अधिकारियों के पास जा रहा है। ये वही काला धन है जिसको लाने के लिए रामदेव बाबा ने देश में क्रांति करने की बात की थी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं सत्ता से आते से ही काला पैसा निकाल दूंगा। हमारे यहाँ नोटबंदी हो गई थी काले पैसे को निकालने के लिए, लेकिन काला पैसा है जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये जो कैश इन हैंड है, जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, ये लोकल लेवल पे जो पैसा घूमता है, ये यहाँ के राजनीतिज्ञों के पास पैसा जाता है। जैसा आतंकी फंडिंग है, ये इलेक्शन फंडिंग के लिए भी जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये जितने भी एनबीसी में रहे हुए अधिकारी हैं, यदि इनकी जांच की जाए तो आपको पता पड़ेगा कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। एक बहुत ही हम्बल परिवार से हुई और आज वो करोड़पति और अब्जोपति है। उनके सारे रिलेटिव ऑल ऑफ अ सडन, उनका साला जो कल तक कुछ नहीं कर रहा था 4 होटल का मालिक हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर एजेंसी तय को, क्योंकि सब पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए मैंने कहा कोई भी गलत काम बड़े लेवल पे, यदि गुजरात में इतने बड़े लेवल पे यदि पोर्ट पे 3000 किलो का कंसाइनमेंट पकड़ा गया, तो उसमें बगैर राजनीतिज्ञों के, बगैर पोर्ट के लोगों के, बगैर कस्टम्स के, बगैर नार्कोटिक ब्यूरो के, इन सब का आशीर्वाद के बगैर ये काम हो नहीं सकता। ये क्यों पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, क्या जिस पोर्ट पे पकड़ा गया उस पोर्ट के मालिक कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखाना चाहते थे या कहीं मिलने का प्रयास कर रहे थे राहुल गांधी के टीम से, क्या उनको एक समझ देने के लिए ये पकड़ाया गया? ऐसी कई चर्चाएं दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में है। लेकिन अब इन चर्चाओं की तथ्यता तो वो वही जाने जो लोगों ने किया। लेकिन ये पकड़ा कैसा गया? पोर्ट ये नहीं कह सकता कि हमको पता नहीं, और जो अधिकारी ने पकड़ा उन्होंने कोई 1000 स्कैन नहीं किए, वो पिन पॉइंट करके जाके कंटेनर को हाथ लगाया, उसी में मिला। इसका मतलब 100% आपके पास इंफॉर्मेशन थी। ये इंफॉर्मेशन कैसी थी, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, ये इंफॉर्मेशन किसने लीक की? चलो ठीक है, जिसने भी की, लेकिन जो पकड़ा गया 3000 करोड़ का, वो 21,000 करोड़ का ड्रग था, वो 3000 किलो जो रॉ मटेरियल था, उसका आगे क्या हुआ? क्या उसका कभी किसी ने ट्रेल करने का प्रयास किया? साउथ इंडिया से 2 लोग उठाए गए, वो तो बेचारे 15,000 रुपये महीना मिलता था उनको, सिर्फ इसलिए कि उनके नाम पे कंपनी रजिस्टर थी जिसने इंपोर्ट किया था। ऐसी कई बेनामियां कंपनी मिल जाएगी आपको। लोग किसी को बोलते कि तुम्हारा आधार कार्ड दो, एड्रेस दे दो, और उस एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर हो जाती, उसको पता भी नहीं होता। उसको 10-15 रुपए मिलते हैं और उसको ये बोला 15,000 रुपये महीना दे दिया, और उसको बोल दिया जो भी डॉक्यूमेंट आए हमको वापस कर देना। वो देता गया, उसको लगा कि खाली बैठे आधार कार्ड देने के पैसे मिल रहे हैं, उसको मालूम नहीं था कि ड्रग आ रहा है। लेकिन उसका ट्रेल क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो हम आतंकवादियों के ठिकाने ढूंढ लेते साहब, पाकिस्तान के अंदर कहाँ है?
हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन वो 3,000 केजी का जो ड्रग है उसका ट्रेल अभी तक क्यों नहीं गया? वो घूम फिर के 2-4 लोगों की अरेस्ट तक क्यों लग गया? अभी तक तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो अगर देखा जाए अशोक जी, तो गया। पिछले एक साल में अशोक जी कुल मिला के आंकड़ा जो, अगर रुपयों की बात की जाए तो आंकड़ा तो 30,000 करोड़ की कीमत से पार जा रहा है ड्रग जो पकड़े गए ड्रग। मयूर जी इसमें दो चीजें हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से जी। एक होता है ड्रग का पकड़ा जाना, जब इतना ड्रग पकड़ा गया उसके बाद तो बड़ी खबर होती है, लेकिन उसका अंत क्या है? उस ड्रग का अल्टीमेटली कितने लोगों को सजा हुई? बाद में पता पड़ता है कि वो ड्रग मिलने पे तो बड़ी बड़ी खबरें छप जाती हैं, वाई लुटाई जाती है, हमें लगता है डिपार्टमेंट बहुत बड़ा काम कर लिया। फिर बाद में 4 साल बाद पता पड़ता है कि वो केस सब रफा दफा हुआ, क्योंकि वो जो पकड़ा गया था वो चॉक पाउडर थी। अभी आपने मुंबई में देखा, एक मंत्री के दामाद को अरेस्ट कर लिया गया गांजा के नाम पे, इसी समीर वानखेड़े ने किया था। बाद में वो फ्लेवर टोबैको निकल गया। तो या तो ये गलत सीजर करके नाम कमा लेते हैं, या ओरिजिनल ड्रग पकड़ के बाद में ये मैनिपुलेट होते हैं। ये तमाम जगह पे आपको ये देखना होगा कि अभी तक कोर्ट में लॉजिस्टिकली इस केस के अंत तक लोग गए, कितने लोगों को सजा हुई, कितना ड्रग आपने जो पकड़ा था वो खत्म, मतलब वो फेंक, यानी उसको डिस्ट्रॉय किया पब्लिकली सबके सामने। हमने कई फोटोग्राफ देखे हैं यूरोप में या अमेरिका में, ड्रग पकड़े जाते हैं तो उसको जलाया जाता है, उसके फोटोग्राफ छपते हैं, या नकली दारू पकड़ी जाती है तो उसको बुलडोजर से उसको क्रश किया जाता है उस बॉटल को। ऐसे वो 3,000 किलो का ड्रग का क्या हुआ? एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं फोकस थोड़ा आपका चाहता हूं। ये अभी हमने जो सुनी, जो कहा जाता है तथाकथित रूप से वो नारकोटिक्स के अधिकारी है। हमने जो एफिडेविट, जो बेल पिटिशन जो हमने दिखा रहे हैं, उसमें भी जो आरोपी कह रहा है कि उसने कहा कि नारकोटिक के अधिकारी ने पैसे मांगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, गुजरात में आप देख रहे हैं पिछले दिनों तो अब ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री या केमिकल जो वहाँ फैक्ट्रियाँ लग चुकी है, वो बर्स्ट होती भी है, पता नहीं कितनी नहीं भी हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समझना चाहता हूँ आपसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, क्या वो इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है कि जहर जिस तरह से वहाँ फैलाया जा रहा है और इनको 5 लाख 10 लाख में की पड़ी हो उसमें आनंद ले रहे हो? तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो चरित्र अभी हमको सामने अगर ये मान ले तो दिखने में आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल उनको तो कोई लेना देना थोड़ी है। ड्रग से कितने बच्चे बर्बाद हो जाते हैं वो कोई मतलब नहीं किसी का, इसका कोई चलन नहीं। पहले ड्रग के सीजर के हम केसेस हिमाचल में सुनते थे, क्योंकि पहला इंटरनेशनली जो ड्रग कल्चर चलता था उसमें इजराइल के बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव हुआ करते थे। तो अक्सर हिमाचल में जो इजरायली लोग टूरिस्ट करके जाते थे वो अरेस्ट होते थे। ऐसे कई मैंने केसेस देखे, लेकिन वो सब पैडलर थे, छोटा मोटा अमाउंट था, किसी के पास एक कोई 100 ग्राम 200 ग्राम वो बेचता था, लेके आता था साथ में, वो सब करता था। लेकिन हमारे यहाँ आज तक, जब से देश आजाद हो गया तब से आज तक, कौन सा बड़ा मैन्युफैक्चरर पकड़ा गया? कौन सा ऐसा बड़ा डीलर, इंटरनेशनल डीलर पकड़ा गया? बातें बहुत होती है, लेकिन पकड़े जाते हैं पैडलर्स। पैडलर्स की सजा क्या है? पैडलर की छोटी मोटी सजा लेके, वो तो बेचारे, उनको पता भी नहीं था कि माल कहाँ से आता है। कई पैडलर माल बेचते तो उनको सिर्फ नाम मालूम होता है, वो कैसा पिया जाता है या कैसा उसका कंजम्पशन है वो भी उनको आइडिया नहीं होता, उनको तो बस देना होता है। और ये हमने कई जगह देखा है कि जो पैडलर्स होते हैं वो तो अनभिज्ञ होते हैं, तो उनको तो बस बेचने के, उनको मालूम है कि आज हमको 500 रुपए मिल रहे हैं ये माल बेचने के, तो वो बेच देते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, आगे क्यों नहीं जाते? क्योंकि आगे इसलिए नहीं जाते कि आगे जो आपने अभी ऑडियो सुनाया वो डील होते हैं। इसलिए उसने बोला ना मेरे सैंपल का क्या हुआ, उसमें एक जगह वो बोलता है नहीं, वो तीसरा सैंपल में थोड़ा सा देख रहा हूँ, इसका मतलब सैंपल भी मैनेज होता है। ये सारी चीजें तो बड़ी, नहीं तो 56 इंच का सीना जिस प्रधानमंत्री का हो, प्रधानमंत्री गुजरात से आता और पूरा गुजरात में 27 साल से उनका राज हो और केंद्र में 8 साल से उसका राज हो, उसके बाद गुजरात के उस कृष्ण कन्हैया के भूमि पर, द्वारकाधीश के भूमि गलत काम हो, लेकिन देश की किसी को पड़ी नहीं। ये सिर्फ बोल बच्चन है, देश का आगे विश्व गुरु, ये सब सारा खेल पैसों का है, क्योंकि चुनाव में पैसा लगता है और पैसा फेंक आप जो कहते हो ऐसा सबको लगता है। इसलिए चुनाव बहुत महंगे हो गए, पैसा जरूरी हो गया, और पैसा का जब जरिया, जब नेता पर, तो अधिकारी पीछे क्यों रहेगा? क्योंकि वो कटेगा तो सब
फिर तो ये भी खड़ा होता है ना अशोक जी कि जैसे आप भी कह रहे थे, पूरी आपने जो है बात कही कि कृष्ण कन्हैया की भूमि से हैं, और ये बात तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि हम सबको लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, ये भी सही है। अच्छा, हमको एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि हर चीज़ पर जो है वो ट्वीट आ जाता है, या तो अपना कोई एक स्टेटमेंट आ जाता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या चाहे देश के गृह मंत्री हो। इस एक साल में जितना ड्रग सीज हुआ है, और आरोप तो ये भी जैसे आप कह रहे हैं लग रहा है कि कम से कम 2.25 लाख करोड़ की कीमत का ड्रग्स जो है वो बिना पकड़े देश के अंदर जो है वो पहुंच गया है, गुजरात के रास्ते ही। तो इस पर, इन मुद्दों पर क्यों कोई बातचीत नहीं होती है सरकार की ओर से जो केंद्र में बैठी है? इसका क्या मतलब निकला जाए? यदि ये ड्रग महाराष्ट्र में जब पकड़े गए, जब सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या कांड में जो भी है, उसमें जब 25 ग्राम और 20 ग्राम और 15 ग्राम का ड्रग का मामला आया तो सारा बीजेपी एक्टिव हो गया, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री बताने लगे। जब कैश पकड़ा जाता है गुजरात यूपी में, तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बताते हैं कि बताओ कैसा कैश पकड़ा गया है, और समाजवादी के पास पकड़ा गया है, जबकि वो समाजवादी का आदमी था नहीं, वो तो एक ही नाम के 2 आदमी थे, जैन नाम के। तो ये गलती से समझ गए कि ये गलत आदमी को पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे कि ये समाजवादी पार्टी का पैसा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो 224-28 करोड़ रुपए जो कैश पकड़ा गया था, उसमें ना कभी इनकम टैक्स इन्वॉल्व हुई, ना ईडी इन्वॉल्व हुई। इतने बड़े अमाउंट की कैश मिलने के बाद ईडी क्यों नहीं एक्टिव हुई, ईडी ने एंट्री क्यों नहीं ली, वो जीएसटी इंटेलिजेंस तक की केस क्यों रहा, और अल्टीमेटली उस कैश का क्या हुआ? मैंने सुना वो किसी घोटाले का कैश, और वो सेटलमेंट हो गया। अब नाम के लिए केस पड़ा हुआ है पेंडिंग, कैश रिलीज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें इनकम टैक्स ने नोटिस नहीं दिया, उसमें ईडी नहीं आई। नहीं तो छोटे छोटे मामले में 50,000 रुपए का मामले में ईडी कूद जाती है बीच में। ये सब्जेक्टिव भी तो है। आपको ये देखना है कि यदि ये ड्रग, कल इतने ही ड्रग किसी राजस्थान में अशोक गहलोत के यहाँ पकड़े जाएंगे तो अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, बोला जाएगा ये कांग्रेसी कर रहे हैं। लेकिन अब गुजरात में अपने ही दांत और अपने ही वोट, किसको बताएंगे साहब कि दांत ने भी काटा वोट को, तो अब दर्द अपने को ही होना है, दांत भी अपने और वोट भी अपने। तो तकलीफ ये है। लेकिन ये जो हो रहा है वो घातक, समझना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी अधिकारी जब काम नहीं करता उसको पॉलिटिकल नेताओं का उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं है, ये ऊपर के नेताओं का। तो ये देश को ये देखना होगा, देखना होगा। प्रधानमंत्री कहते कि सिस्टम खराब हो गया। प्रधानमंत्री जी, सिस्टम खराब हो गया तो सिस्टम ही है, आप ढूंढिए। क्या नेता सिर्फ अपोजिशन पार्टी के ही करप्ट है क्या? क्या भारतीय जनता नेता, क्या गुजरात में बिल्कुल करप्ट? गुजरात में राम राज्य करप्शन है, विकास की गाथा बह रही है, अभी पकड़े जा रहे हैं और इतना दिया है, तो फिर आपको कैबिनेट की जरूरत ही नहीं थी। वही मंत्री मुख्यमंत्री करते रहते हैं और सरकार कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है तो है। लेकिन हमने किया तो सदाचार, आपने किया तो व्यभिचार। यदि सिस्टम के और इस घोष वाक्य के साथ आप चलोगे तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ता, भ्रष्टाचार दिखाया जाएगा। थोड़ा विषय से थोड़ा हटके सवाल है, लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो मेरे मन में आज मैं पूछ रहा हूँ। अब देखिए 2016 में नोटबंदी हो गई, फिर ये कहा गया कि ये काले धन को समाप्त करने के लिए है, और जो इससे आतंकी संगठनों को भी उससे जो मदद मिलती है वो भी इससे मिलना बंद हो जाएगा। अशोक जी, ये तो हो गया 2016 में, अब 2022 में हम चल रहे हैं। अब पिछले 2 साल में, और खासकर अगर पिछले 6-8 महीने की बात करें, जिस तरह से फिर कोई सरकारी अफसर हो, कोई व्यापारी हो, कोई उद्योगपति हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो छोटी मोटी, वहां से जो ये नई करेंसी जो 2016 के बाद जो मार्केट में आई, वो 100, 200, 300, 400 करोड़ कुल मिला के हजारों करोड़ों में मिल रही है। तो ये अचानक पूरा ब्लैक व्हाइट हो गया था, खत्म हो गया था, ये कहां से आ पड़ा फिर? देखिए मयूर जी, ये जो नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी थी ही नहीं। नोटबंदी के मायने ये है कि बड़े नोट सर्कुलेशन से निकालकर छोटे नोटों के भरोसे इकोनॉमी चलाना, ताकि काला पैसा बाहर आ जाए। ये यूनिवर्सल फार्मूला है। लेकिन छोटे नोट निकाल, बड़े नोट निकालकर उससे भी बड़े नोट इंट्रोड्यूस करना, ये नोटबंदी नहीं होती। ये काले पैसे को व्हाइट करने का एक तंत्र है।
पहले किसी को यदि 5 लाख रुपए देने होते और आप 10-10 के नोट में दे जाओ, 2 बोरे भर के ले जाना पड़ेगा। आज 5 लाख रुपए कोई अपने कुर्ते के पॉकेट में लेके ले जाता है 2-2 हजार रुपए के बंडल में। तो ये उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करने के समय काला पैसा खत्म हो जाएगा, वाद खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी में बहुत सुधार आएगा, ये तमाम बातें की थी। वो एक आयवॉश था। आज वो नोटबंदी पे बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनको उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत सारा कैश बहुजन समाजवादी पार्टी का सिक्का बहुत तेज चल रहा था और बहुजन समाजवादी पार्टी पूरा कैश का खेल है, सब जानते थे। उन्होंने वहां नोटबंदी करके उत्तर प्रदेश में एक स्कोर करने का प्रयास किया, उसका स्कोरिंग हो गया। ये कोई आतंकवादियों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके बाद आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, उसके बाद काला पैसा बढ़ा है। लगातार हर चुनाव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन लगातार कैश पकड़ता है। ये कैश कहां से आया? आज प्रधानमंत्री को ये पूछे कि नोटबंदी होने के बाद 228 करोड़ रुपए इतने सालों बाद कैसा आ जाता है? आज भी यदि किसी के यहाँ कैश मिलता है, बंगाल में यदि कैश मिलता है, तो वो कैश कहाँ से आया? क्योंकि नोटबंदी के बाद तो कैश खत्म हो जाना चाहिए था, ब्लैक पैसा। इसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आप जब काम करते हो तो एक रीजन बताते हो, आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे, लेकिन उसके बाद आप फोकस चेंज करते हो। आप करते किसी और काम के लिए हो, जाते शुरुआत आप करते हो कि मुझे यहाँ से मथुरा जाना है, रास्ते में आप अयोध्या की तरफ मोड़ लेते हो और फिर अयोध्या की महानता बताना शुरू कर देते हो। स्टार्टिंग में बस में लोगों को बिठाते हो कि चलो मथुरा जाना है, मथुरा जाना है, श्री कृष्ण है, गीता है, ये है, वो है। और जैसे लोग पूछेंगे भाई मथुरा कहाँ है, बोले आप लला के दर्शन को जा रहे, आप रामलला को नहीं देख रहे। जब बस जाएगी तो आपको बस काशी विश्वनाथ पहुंचती हुई नजर आएगी। फिर आप पूछोगे साहब रामलला, अरे बोले पहले काशी के तो दर्शन करने हैं। देश ऐसा चल रहा है वर्तमान में, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अशोक जी, आपने टाइम निकाला, मुझे पता है आपको निकलना है और आपने कुछ एक्स्ट्रा समय हमको दे दिया। आपने जो बात की मेरे ख्याल से वो बहुत सटीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। फिर कैसे ऐसे मामले में फिर हम फिर से जुड़ेंगे और बातें करेंगे, संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये अशोक जी थे हमसे जिनसे बात कर रहे थे। अब आप सब जानते हैं देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेबाक बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं और जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। और हम भी जो है ये आपके समक्ष ये जो कार्यक्रम लेके आते हैं, या हमारा जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम, जैसे हमारा नाम है राष्ट्र प्रथम, तो राष्ट्र को प्रथम रखते हुए जो भी बात करेंगे वो राष्ट्र के हित में होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जब हमारे सामने आया तो हमने कहा कि इस पर संवाद किया जाए, बात की जाए और ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए कि किस तरह से पिछले 1 साल में गुजरात ड्रग ट्रैफिकिंग का एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक हब बन गया है। अब इस तरह से जो ड्रग आ रहा है, अशोक जी ने अपने सोर्सेज के हवाले से भी बताया कि किस तरह से अफगानिस्तान से पहले वाया पाकिस्तान, राजस्थान जाता था, अब वो वाया पाकिस्तान गुजरात के जो दरियाई सीमा है वहाँ से वो अंदर घुस रहा है और उसके ज़रिए वो फिर देश में फिर जा रहा है। अब ये तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो बहुत चिंता की बात ये भी है कि गुजरात की जो युवा पीढ़ी है उसको लेकर डर ये मन में लग रहा है कि जो एक समय स्थिति पंजाब की हो चुकी थी, इस पर एक फिल्म भी बनी थी उड़ता पंजाब, क्योंकि पंजाब की युवा पीढ़ी में जो नशीले पदार्थ थे उसकी आदत कुछ उस तरह लग गई थी, इस कदर लग गई थी कि पंजाब में जो नशा मुक्त करवाने के जो सेंटर होते हैं, जिसे रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं, उसकी संख्या शायद सबसे ज़्यादा थी पूरे देश में। तो आज चिंता मन में ये भी होती है कि गुजरात की युवा पीढ़ी जो है वो भी बहुत सारे किस्से ऐसे हमारे सामने आ रहे हैं कि नई पीढ़ी जो है उसमें रेव पार्टीज़ का चलन बहुत बढ़ रहा है। नई पीढ़ी जो है, जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो ड्रग्स का सेवन में अब करना फैशन सा हो गया है, जो हाई प्रोफाइल, हाई सोसाइटी, अब ये भी नहीं है कि सिर्फ ये हाई प्रोफाइल, हाई सोसाइटी में हो रहा है, ये आम जनता जो है, जो मध्यम वर्गीय माता पिता के बच्चे हैं, वहाँ भी इसका चलन धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक सन और बहुत मन में पैदा करने वाला एक पूरा सिनारियो है और इसीलिए हमको लगा कि इस पर आज बात करना बहुत ज़रूरी है, इस पर संवाद करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आपको जो है बता देते हैं पिछले 1 साल में क्या क्या। आप देखिए कि इस साल अगर बात करें
गुजरात में ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ ये स्पष्ट हो गया, राज्य जो है वो ड्रग डीलरों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक हॉट पॉइंट के रूप में वो उभर चुका है। जबकि अगर राजस्व खुफिया निदेशालय DRI जो है वो नशीली दवाओं के खतरे को खतरे के लिए अपने जनादेश का कर तो रहा है, लेकिन फिर भी इतना सारा ड्रग्स जो है वो अंदर गुजरात से देश के अंदर उसको घुसेड़ा जा रहा है और बहुत सारी जब्ती की जा रही है। कहा जा रहा है कि 30,000 करोड़ से भी कोई की कीमत की ड्रग्स की जो है जब्ती की है, लेकिन फिर भी बहुत सारा 3-4 गुना ड्रग्स जो है वो धीरे धीरे इस गुजरात के दरियाई सीमा से होते हुए देर उसको घुसेड़ा जा रहा है, जो बड़ी चिंता की बात है। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता जो है, जिसको ATS कहते हैं, ने पिछले वर्षों में 30 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 65 करोड़ को गिरफ्तार और पिछले 3 वर्षों में जो है उसके समेत 1045 ग्राम जब्त किया। ये बात कर रहे हैं हम ATS की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी कुल कीमत 5,200 करोड़ होती है। ये ATS ने किया है और इसमें 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 30 पाकिस्तानी नागरिक थे, 7 ईरान के नागरिक थे, 3 अफगानिस्तान थे और 1 जो था वो इंडिया से था। बात करते हैं बड़े फेमस मुंद्रा पोर्ट के ऊपर जो ड्रग बस्ट किया गया उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मुंद्रा जो पोर्ट है वहां पे सितंबर 2021 जो DRI ने 29,988.22 किलोग्राम हेरोइन जब्त, जो कि अफगानिस्तान से थी और उसे मुंद्रा बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट ले जाया गया। अब ये भी कहा जा रहा है, जैसे कह रहे थे कि रो ने जो सूचना दी थी है कि वो 3 कंटेनर की दी थी, उसमें से एक ही कंटेनर जो है वो क्या वही पकड़ा गया। कंटेनर कहाँ गए, किस तरफ निकल, कोई अता पता किसी को भी नहीं है। और ये कहा जाता है कि ये प्रतीत भी होता है कि ये ड्रग्स जो है पूरे भारत में सोशलाइट पार्टियों के लिए मंगवाए गए थे और इस चलन का बढ़ना इसलिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हमने बहुत बातचीत अशोक जी के साथ की है। हमने जो है आपको वो बात तथा रूप से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जांच अधिकारी इंटेलिजेंस ऑफिसर है और एक ड्रग डीलर जिसको किसी एक केस में बोला गया है और अधिकारी की बातचीत है, रूप से हम ये है तथा, लेकिन हम ये मांग कि इसकी जाए। हमने कल फिर से कोशिश की थी, जनरल साहब है शैलेंद्र मिश्र, करने की कोशिश की थी और ये जो आरोप लगे हैं उस पर भी हमने स्पष्ट कोशिश की थी, लेकिन बीच में ही जो है फोन काट दिया गया और उसके बाद ना टेक्स्ट का जवाब मिला, व्हाट्सएप मैसेज का जवाब मिला है। ये भी बताया गया है इसके साथ साथ कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि नारकोटिक्स ब्यूरो की में जो भी अफसर की चैम्बर होती है पे एक कैमरा का पूरा होना जरूरी है। हमको ये CCTV कैमरा अभी भी नहीं लगा हुआ है। हमको ये भी बताया गया है हमारे सूत्रों के द्वारा कि एक अफसर के खिलाफ इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई, वो अफसर शायद कर रहे हैं फिलहाल, तो वो उनको दिल्ली किया गया है। इस तरह के और आप एक सेटअप करके क्या साबित करना चाहते हैं, आपने पहले क्यों नहीं किया, उसके बाद भी इंक्वायरी हो सकती है। ये इतना संवेदनशील डिपार्टमेंट है कि वहां पे अगर कोई भी चूक थोड़ी बहुत भी हो जाए तो उसका खामियाजा हमारी पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। मामले में ये सवाल उठते हैं कि जब डायरेक्टर ऑफ नार्को को एक महिला ने अपने पति को गलत तरह से फंसाया गया होने की एक लिखित रूप से जब फरियाद की है, फरियाद पे लिया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल के जहन में उठना चाहिए। तो ये सब बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर से जो लोग देर से जुड़े हो, हम आपको वो बातचीत सुनना चाहते हैं जो तथाकथित रूप से एक एनसीबी के जांच अधिकारी है और एक आरोपी है, उन दोनों के बीच में हो रही है। आप इसको फिर से सुनिए। हेलो,
यस सर। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ, बात कर लिया मैंने, ठीक ना मेरा, लेकिन डॉक्यूमेंट कब होंगे ये वाले जो बाकी रह गए? कौन सा डॉक्यूमेंट? सर्टिफिकेट्स। वो सर्टिफिकेट तो मैंने दे दिया व्हाट्सएप पे दोनों। वो हाँ, मैंने वो बोला था ना कि मुझे तैयार करके दे देना। वो थोड़ा गलत नहीं हो जाएगा वो फोर्जरी करने के लिए? नहीं, वो तो आप कहाँ भेजेंगे? वो भी ठीक है, आप भेजने कहीं नहीं वाले हैं, पर ऐसा कर सकते हैं कि भाई उसको पेंडिंग ही रखिए ना, उसको वो कुछ अभी मैंने जो दिया है बराबर, अब कर दीजिए। कुछ भी इश्यू आता है तो मैं बात करेंगे। वो सर वो फोर्जरी करने का मुझे वापस डर लग रहा है, इसके लिए, बाकी नहीं बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं और एसीएस वाले से मैं एक बार बात करता हूँ, अगर वो दे देता है ना डाटा, हाँ ये वाला दिख जाए बराबर, मतलब है ना जो एप्लीकेशन तुम्हारी है। हाँ हाँ हाँ, मैं उसका सोच रहा था कि वो रिकॉर्ड पे रख करवा देंगे। और इसमें थोड़ा मतलब क्लोजर में सर ने बोला है कि थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, बोल देते मतलब वो टेंशन में क्या डीजी से अप्रूवल लेना पड़ता है बराबर। तो रीसैंपलिंग के लिए मैं रीटेस्टिंग के लिए अप्लाई करूंगा कोर्ट में, कोर्ट परमिशन देगा नहीं, मुझे पता है कि 3 इंटरव्यू आ चुके हैं बराबर, तो देगा नहीं, लेकिन मैं उसमें एप्लीकेशन पेपर पे करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तीनों सैंपल नेगेटिव में क्लियर कट उसने अच्छा कुछ बराबर, कल ही है उसका भी बराबर बराबर। तो वो मैंने बोला है उसको कि मतलब आप लिख के दो, फिर मैं कोर्ट में लगाऊंगा क्योंकि वो डायरेक्शन ऊपर से आ गया है बराबर जाओ बराबर। तो वैसे लास्ट जिसमें एक डाउट वाला था उसमें भी उन्होंने परमिशन नहीं दिया था, कोर्ट भी नहीं देगा, वजह अप्लाई करो आप देना नहीं। बराबर। और ये सब प्रोसीजर महीने टाइम लग जाएगा। बराबर बराबर, ठीक है। और घर नहीं है वो कहेंगे भी हम लोग तो एडजस्ट करेंगे बराबर। और जो भी है वो मैनेज कर लेंगे। वो कितने में फिर हुआ वो? मुझे तो मैंने 5 बोला था बराबर, वही जो लास्ट था ना आपको। सर मत करिए, मेरे पास है नहीं उतना इसके लिए, और नहीं तो मैं दे देता आप। मैंने वो बोल दिया है उनको, लास्ट में 7 बोला था हमको और मैं 10 बोल के आया था। 10 लाख सर बहुत होता है, मेरे पास इतना इंतजाम और टाइम भी मुझे चाहिए। अभी मैं अभी वो एक काम वो 5 बोलिए बोलिए। थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। वो मैंने बोल दिया था कि टाइम तो हाँ, लेकिन बात वही थी ना कि फिर उससे कम में सही नहीं लग रहा था, इसे मैं लास्ट वो बोल के आया था क्योंकि मैं वो 5 लाख बोल रहा था ना, उसमें भी टाइम तो मैं आपको बोल रहा था कि सर टाइम लगेगा। मैंने सच में उस दिन फाइल दिया था पर्सनल लोन के लिए, उसमें जितना अप्लाई किया ना उससे आधा भी नहीं मिल रहा है अभी, दिक्कत ये है इसके लिए। चलो ठीक है सर, मुझे तो भी 2-3 दिन एक बार थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सामने से फोन करता हूँ और उस हिसाब से आगे करेंगे। क्योंकि क्लोजर में तो अभी आप बता रहे हो वैसे क्योंकि वो 1-2 दिन वैसे भी उसमें आप बोल रहे हो 1-2 महीना लग क्लोजर बराबर। हाँ वो थोड़ा सा टाइम हम लगाएंगे, मतलब अकेले दिखाना है हमको, इसलिए चलिए ठीक है। वो आगे वाला मैनेज करना है ना इसके लिए, क्योंकि सर डॉक्यूमेंट है कि मैं गलत कुछ करूँगा वो फॉर जाएगा। एक तो नया लाइसेंस है। हाँ वो कोई सुने वो मैं कर लूंगा। हाँ वो गवर्नमेंट है इसके लिए, और बाकी मेरा कंपनी का कुछ होता तो मैं आगे पीछे सकता हूँ। ठीक है चलो कोई नहीं, वो तो मैं देख लूंगा। एक एपीआई वाला अगर वो दिख जाए ना कहीं पे, अगर वो एप्लीकेशन का कॉपी हो या कुछ ऐसा सर हो, उसमें जब एप्लीकेशन करते हैं उसमें जितनी भी इंडिया में कमोडिटी है ना उसका एक साथ में आता है। चलो इंजीनियरिंग आइटम, फार्मास्यूटिकल आइटम,
प्लास्टिक आइटम वो हर एक पे हम लोग टिक कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग हर एक पे टिक करते हैं। क्या हुआ, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर ट्रेडिंग में क्या फार्मास्यूटिकल भी आ सकता है, कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट भी आता है, कभी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी आता है, कभी कंप्यूटर का पार्ट। जो टिक वाला, हाँ हाँ, मेरे एंड से ना सर कल कोशिश करूंगा उसमें लॉगिन करने के बाद मुझे कितना मिलता है मैं आपको एक बार कल मैं ट्राई करता हूँ। जितना मिल सकता है, हाँ, जितना मिल सकता है उतना भेज देना। मैं कल उसके पीछे भी रीजन है कि मैं अभी स्टेटमेंट लेके आया हूँ, मैं अकेला आया था बराबर, तो वो दिखे ना चीजों फाइल पे, इसलिए मतलब डिले कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, लॉगिन नहीं लेने का मतलब। हाँ, बाकी वो वाला काम आप करवा दीजिएगा जैसे होता है आपके पास, बता दीजिए। थोड़ा सा करिए, मेरा वर्क में बहुत ज्यादा और अमाउंट इसमें मैंने बहुत मतलब अब बोल दिया, मतलब बोलिए। अगर बोला नहीं है एक्चुअली, लास्ट देखो उसने अभी इससे नीचे फिर बहुत सही नहीं लगता है। और इसमें ये नहीं है, मतलब आप आइएगा सामने से पूछ लीजिएगा, मतलब बीच का नहीं है कुछ। कल डॉक्यूमेंट वाला सर ने बोला भी है कि एक बार मिलना तो चाहेंगे हम, क्लोजर हो जाए उसके बाद आएंगे, लेकिन थोड़ा हाँ वो क्लोजर हो जाए, इसका खत्म हो जाए, उसके बाद मैं 100% आके मिलूंगा सर को। बराबर बराबर, मैंने बोला है कि सर उन्होंने एक एश्योरेंस दिया है कि केस करा देंगे वो, 2-4 देंगे। बोले ठीक है चलो हम यही मान लेते हैं। वो तो आपके पास भी सर उसका प्रूफ है, मैंने जितना एक इन्फॉर्मेशन एक दिया था आपको बराबर रिसेंटली। अभी आगे अच्छा, उसमें अगर कुछ आगे निकलता है अगर कुछ तो बताइएगा, मतलब कुछ अगर है डेवलपमेंट तो नहीं आपके एंड से कि मतलब क्या चीजें हैं। मैंने उस दिन भी बताया था सर कि अगर आप उनका फोन रिकॉर्डिंग करते हैं बराबर, वो सब करिए, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे एंड से चाहिए तो मैं उसमें हेल्प कर दूंगा। बराबर, डायरेक्टर नंबर नहीं मिल सकते? कोशिश करता हूँ सर, 1-2-3 दिन का टाइम दीजिए डायरेक्टर्स के अगर। हाँ नहीं, टाइम तो अपनी इतना जल्दी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा थोड़ा टाइम ले लगेगा। नहीं बराबर है, वो जल्दबाजी पता चल जाएगा तो सब कुछ बंद कर देगा। इतना जल्दी नहीं है, हाँ इतना जल्दी नहीं है, पर आराम से जब मिल जाए तो थोड़ा सा बता दीजिएगा। चलो, इसका मैं सर कल लॉगिन कर क्या निकलता है, स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट कुछ भी निकलता है ना, कल मैं आपको सेंड कर दूँ। और इसका थोड़ा एक मुझे टाइम दीजिए सर, पक्का बोलने वो पैसे का, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है और टाइम भी सर उसमें, इसके लिए टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसी बेस्ड है, अभी और 2-3 दिन का टाइम दीजिए मुझे एक बार सोचने के लिए। बराबर, मुझे भी, मैं अकेला हूँ कमाने वाला भी, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है और ना मेरा कोई फैमिली बड़ा है कि मैं सुनिए। हाँ वो सर अकेला हूँ, 1 मैन आर्मी हूँ, मुझे ना पिताजी को बोलना है ना को बोलना है, जो करना है मुझे करना है। बराबर, तो इसके लिए और कुछ नहीं। बाकी अगर कुछ आप आएगा तो एक बार सलाह ले लीजिएगा पहले, मैं आपसे फोन कर दूंगा, कुछ भी करूँगा तो होगा। बराबर, हाँ ओके सर, ठीक है, फोन करता हूँ कल, ये डेटा थोड़ा कलेक्ट करके फिर 2-3 दिन बाद बात करते हैं। बराबर, ठीक है, ओके सर। तो दोस्तों आपने सुना भी कि ये जो बातचीत हो रही है वो कितनी चिंताजनक है सबके लिए। कुछ दो एक शब्द में जो कुछ लाइन बात करके इस कार्यक्रम को आज जो है संवाद को खत्म करना चाहूंगा। सबसे पहले हम ये की ओर से हमारी मांग है कि ये जो ऑडियो क्लिपिंग है इसकी जांच करवाई जाए। दूसरी हमारी जो मांग ये है कि ये जो मेल एप्लीकेशन में फरियादी ने, आरोपी ने जो फरियाद की है कि उस पर एक फर्जी केस गया है, और साथ में ये भी कहा है कि उस आरोपियों ने आकर उनको कहा कि 25-30 लाख में इस केस जो है उस अगर दे दोगे तो इसकी होनी चाहिए। आरोपी की पत्नी ने जो को से फरियाद, उस एक्शन वहां लेने जाने चाहिए, क्योंकि ये जो जहर फैल रहा है वो दिख रहा है गुजरात की युवा पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है। बस यही एक आशा है, एक उम्मीद हम चाहते हैं कि आप भी जो है अपने परिवार में बच्चों के साथ जो है इस चीज़ का कम से कम ध्यान रखिए कि कहीं ये इस जहरीले नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। सख्त होने की जरूरत नहीं, लेकिन ये इस पर जो है एक विजिलेंट होना जरूरी है। तो आज राष्ट्र संवाद में बस इतना ही है दोस्तों, फिर मिलेंगे। तब तक लिए आप जो है कलम कर्तव्य जो है हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com, उस पर भी हमारी
जो दिन भर हम दिखाते रहे, देख सकते। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।